सो है गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस ये नहीं है। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीएस के बारे में। सो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं आईटी सेक्टर की, तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है वो हमें एसेंचर देखने को मिलता है। बट जो दूसरी नंबर की आईटी कंपनी है वो हमें टीसीएस देखने को मिलती है। और टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, किसी भी सेक्टर का जब मार्केट लीडर अपने रिजल्ट जब पब्लिश करने वाला होता है तो वो कंपनी तो फोकस में रहती है, बट उसके साथ उस सेक्टर की जो बाकी कंपनीज़ हैं वो भी फोकस में रहती हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ये आइडिया लगता है कि बाकी कंपनी के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक की, तो टीसीएस अपने क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करने वाली है। और क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम डेट की दोस्तों बात करें तो वो हमें 10 जुलाई को देखने को मिलने वाला है। और ये रिज़ल्ट कंपनी जो रिपोर्ट करेगी उसकी एक्सपेक्टेशंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी के टाइम पे ये हम लोग देखेंगे कि मार्केट पूरे आईटी सेक्टर से क्या इस बार Q1 में एक्सपेक्ट करके चल रही है। बट दोस्तों जब हम नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं तो टीसीएस की वजह से पूरा बाजार तो फोकस में रहेगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली टीसीएस का जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा है। तो एक बड़ी कंपनी लाइक एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं, रिलायंस की बात कर ली या फिर टीसीएस की बात कर लें, ये जब अपनी रिजल्ट पब्लिश करने वाली होती है तो अल्टीमेटली क्या है कि पूरे बाजार का नज़र उस कंपनी के रिजल्ट में होता है। बट दोस्तों नेक्स्ट वीक की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ टीसीएस ही फोकस में नहीं रहेगी, उसके साथ आपको एक और न्यूज़ फोकस में रहता हुआ दिखेगा जो कि है ट्रम्प के टैरिफ। अब आप सभी को पता है कि 90 डेज़ का टैरिफ पॉज हमें देखने को मिला था, जिसका एंडिंग हमें 9 जुलाई को देखने को मिलेगा। तो 9 जुलाई को एंडिंग देखने को मिलेगी और इंडिया और यूएस के बीच में जो टैरिफ ट्रेड्स हैं उसके कंप्लीट डिटेल्स हमें देखने को मिलेगी। अभी के टाइम पे देखा जाए तो काफ़ी टाइट नेगोशिएशन चल रही है, ऐसी हमें रिपोर्ट्स देखने को मिल रहा है। तो 9 तारीख तक हो सकता है कि इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हैं उसके न्यूज़ हमें देखने को मिल जाए। और 10 तारीख को टीसीएस के Q1 के रिजल्ट की वजह से आपको मार्केट अल्टीमेटली टीसीएस पे भी ध्यान रखती हुई दिखेगी। अब दोस्तों ये सारी चीज़ों को जो हमने कवर किया, इसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि अल्टीमेटली मार्केट आईटी सेक्टर से क्या उम्मीद लगाकर चल रही है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि Q1 की अगर हम बात करें तो ब्रोकरेज हाउस ने अपने डेटा को पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडियन आईटी कंपनीज़ के जो नंबर हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम से कम 6% से ग्रो करते हुए नजर आएंगे। और कंपनी का जो इबिट्टा है वो हमें 7% से ग्रो करता हुआ नजर आएगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6.5% से ग्रो करता हुआ नजर आएगा। अब यही डेटा को अगर हम कंपैरिजन करें पिछले क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर में जो टीसीएस ने नंबर रिपोर्ट किया था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 5% से बढ़कर देखने को मिली थी, और इसे पिछले क्वार्टर में लगभग 5.5% से। तो ये जो डेटा हमने कवर किया ये टीसीएस का नहीं था, पूरे आईटी सेक्टर की कंपनीज़ का था, एवरेज निकाला गया था। तो हो सकता है कि हमने Q3 और Q4 में जो टीसीएस के रिजल्ट देखें उसके कंपैरिजन में Q1 के जो रिजल्ट हैं वो हमें थोड़े डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। और Q1 के रिजल्ट के बाद कंपनी की गाइडेंस क्या होगी वो भी देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और इन सारी चीज़ों को आप नोट करके चल सकते हैं अगर आप टीसीएस या फिर किसी आईटी कंपनी के शेयर होल्डर हैं जो कि टीसीएस जैसा ही बिजनेस करती है। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत माना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम में टाटा मोटर्स का ना ही बिजनेस अच्छा चलता हुआ दिखा है और ना ही
टाटा मोटर्स से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमें सुनने को मिली है, बट अभी एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है कि टाटा मोटर्स ने फिलहाल फोकस किया है 6500 करोड़ कमाने का। अब ये कहाँ से कमाएगी भाई? तो ये कमाएगी PLI स्कीम के ज़रिए, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू जनरेट होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अंडर PLI स्कीम बाई 2028 कंपनी सिक्योर करना चाहती है लगभग 6500 करोड़। ये कंपनी का एम है। और ये कैसे कंपनी करेगी भाई? तो कंपनी के जो EV पोर्टफोलियोज़ हैं उसको एक्सपैंड करेगी, चाहे हम पैसेंजर्स की बात करें या फिर कमर्शियल सेगमेंट्स की बात करें। इसमें काफ़ी सारे न्यू मॉडल्स को भी कंपनी लाती हुई देखने को मिलेगी, अपने प्रोडक्शंस को कंपनी बढ़ाती हुई देखने को मिलेगी, और इस वजह से मैक्सिमम PLI स्कीम का जो बेनिफिट्स हैं वो कंपनी लेती हुई दिख सकती है ग्रोथ को सस्टेन करते हुए। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान रखना अगर आप टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं। बट पिछले कुछ टाइम में टाटा मोटर्स की अगर परेशानी की बात करें तो एक सबसे बड़ा परेशानी है कि उन्होंने जो EV सेक्टर में एक बड़ा मार्केट शेयर ले रखा था वो धीरे धीरे जाता हुआ दिख रहा है। जून 2025 की अगर हम बात करें तो टोटल जो सेल हुआ था EV का, उसका 53% कॉन्ट्रीब्यूशन हमें महिंद्रा की तरफ से और MG मोटर्स की तरफ से आता हुआ दिखा था, और 35.8% हमें टाटा मोटर्स की तरफ से आता हुआ दिखा था, जो कि एक टाइम पे 80% से भी ऊपर का मार्केट शेयर ले रखी थी। तो मार्केट शेयर में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट की वजह से कंपनी का जो ग्रोथ रेट है उसमें भी साफ साफ इसका असर हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू पहले तो हमें डबल डिजिट से ग्रो करते हुए दिखते थे, सेम प्रॉफिट में भी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी दिखती थी, जो कि पिछले एक साल में देखने को मिला ही नहीं है। मार्केट शेयर लगातार कंपनी ने खोया है। अब ये सारी चीज़ें क्या कंपनी वापस से पा सकती है? तो पा बिल्कुल सकती है अगर कंपनी अपने बैलेंस शीट में चीज़ों को थोड़ी सी बेटर करती हुई नजर आए। अब देखो दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो फिलहाल इस कंपनी का मेन फोकस है अभी अपना डेट को ख़त्म करना है, डेट फ्री कंपनी बनना है। तो अभी कंपनी का इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बोल सकते हैं डेट को रीपेमेंट करने में ध्यान है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अपने डेट को रीपे भी करती हुई दिख जाए। अब 2025 के फाइनेंशियल ईयर का ही डेटा देख लो, कंपनी ने 13,000 करोड़ का कर्जा लिया था, बट रीपेमेंट कितना किया? 21,000 करोड़। अब 24 का देखोगे तो 18,000 करोड़ का कर्जा लिया, बट रीपेमेंट कितना किया? 47,000 करोड़। और उससे पहले का भी देखोगे तो कर्जा लिया 43,000 करोड़ और रीपेमेंट कितना किया? 62,000 करोड़। तो बोल सकते हैं कि अभी डेट रीपेमेंट पे कंपनी का ज़्यादा ध्यान है, और उसका साफ साफ असर हमें देखने को मिल भी रहा है। तेईस में 1,34,000 करोड़ का डेट था, जो कि अभी के टाइम पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 40-45-50% के आसपास आपको नीचे आता हुआ दिख चुका है। तो अभी डेट रिपेमेंट के बाद कंपनी अगर अपने डेट को एक लो लेवल पे ले आती है तो हो सकता है कि कंपनी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी करती हुई नजर आ जाए अपने मार्केट को वापस से गेन करने में। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना और इस पर आप एक बार रिसर्च कर लेना। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब पॉलीकैब इंडिया में पिछले कुछ टाइम में अगर देखा जाए तो कुछ बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। इसमें एक न्यूज़ तो हमें दोस्तों ऑर्डर से रिलेटेड देखने को मिला था कि पॉलीकैब इंडिया ने सिक्योर किया था 6,448 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम भारत नेट। अब ये जो भारत नेट कॉन्ट्रैक्ट मिला था कंपनी को, यानी कि पॉलीकैब इंडिया को, ये BSNL से मिला था फॉर भारत नेट, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखा जाए तो डील का साइज़ काफ़ी सही था, और डील के साइज़ के हिसाब से हम नो डाउट इसको हम बिज़नेस के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टाटा नहीं, पॉलीकैब इंडिया के लिए उतनी अच्छी मे भी ना हो। अब देखो दोस्तों, न्यूज़ यहाँ पर यह है कि लार्ज कैप कैटेगरी में कुछ कंपनीज़ को एंट्री मिल सकती है, जिसमें मैज़गॉन डॉक का नाम देखने को मिल रहा है, इंडियन होटल्स का नाम देखने को मिल रहा है, सोलार इंडस्ट्रीज़ का नाम देखने को मिल रहा है। अभी ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, बोल सकते हैं कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। अब देखो दोस्तों, कुछ कंपनी का लार्ज कैप में अगर एंट्री होगा मिड कैप टू लार्ज कैप में, तो इसका मतलब ये तो है ना कि कुछ कंपनी लार्ज कैप टू मिड कैप में भी जाने वाली है। तो ये सारी कंपनी तो लार्ज कैप में एंट्री ले सकती है मिड कैप से लार्ज कैप में, ऐसा रिपोर्ट्स यहाँ पर बोल रही हैं। बट रिपोर्ट ये भी बोल रही है कि कुछ कंपनी लार्ज कैप टू मिड कैप जो आएंगी उसमें नाम देखने को मिलेगा हीरो मोटरकॉर्प का, पॉलीकैब इंडिया का और स्विगी जैसी कंपनीज़ का। इसको डिमोट किया जा सकता है मिड कैप टू लार्ज कैप, लार्ज कैप टू मिड कैप। तो बेशक ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रह सकती है अगर आप पॉलीकैब इंडिया के शेयर होल्डर है ना। बाकी इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप एक बार रिसर्च कर लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिकली उनके लिए होती है जो म्यूचुअल फंड में काम करते हैं। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो मेनली अगर वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाइड करना चाहें तो ऐसे करते हैं कि उनका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो लार्ज कैप में डालेंगे, फिर मिड कैप में डालेंगे, फिर बचा हुआ हिस्सा स्मॉल कैप में डालेंगे। तो मिड कैप टू लार्ज कैप कोई कंपनी जाती है तो उसमें जो म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, और लार्ज कैप टू मिड कैप में जब आती है तो म्यूचुअल फंड का जो इन्फ्लो है वो डिक्रीज़ हो सकता है। बट अल्टीमेटली अगर ग्रोथ अच्छा रहा तो ये सारी चीज़ों से उतना ज़्यादा फ़र्क काफ़ी सारी कंपनी को नहीं पड़ता, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप एक बार ध्यान देना।
इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है जाइडस वेलनेस लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।